क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर पूरी तरह से बर्फ की चादर लिपटी हुई थी। हर तरफ बर्फ के ऊंचे पहाड़, जमे हुए महासागर और जीवन खत्म होने के कगार पर था। लेकिन ये कोई कल्पना या एक बार की बात नहीं है। पृथ्वी ने बार बार इस ठंड को झेला है। हर बार पृथ्वी हिमयुग जैसे भयंकर संकट में डूबी और फिर से उभरी है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमारी पृथ्वी बार बार हिमयुग में जाती रही, और उससे भी बड़ा सवाल, कैसे उसने हर बार खुद को संभाला। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम पृथ्वी के हर हिमयुग की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे पृथ्वी पर अलग अलग हिमयुग शुरू हुए और हर बार पृथ्वी ने कैसे खुद को इन कठिनाइयों से संभाला। करीब 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी अपने पहले हिमयुग की ओर बढ़ना शुरू हो गई थी। उस समय की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम थी। सूरज उतना तेज नहीं था जितना आज है, और पृथ्वी पर मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव रहते थे। उस समय साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु ने महासागरों में जीवन शुरू कर दिया था, और यही छोटे छोटे जीव बहुत बड़ी घटना का कारण बनने वाले थे। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन उत्पन्न करने लगे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जो तब धरती के कई प्राणियों के लिए जानलेवा साबित हुई। साथ ही ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगी। जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, तापमान कम होने लगा। सूरज की रोशनी भी सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रुकने लगी, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने उसे ठंडा कर दिया। यह ठंडक इतनी तेज थी कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ जमने लगी। धीरे धीरे यह बर्फ उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों से फैलने लगी और महासागरों पर भी जमने लगी। देखते ही देखते पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर में ढकने लगी, और यही से शुरू हुआ पृथ्वी का पहला हिमयुग। जब यह हिमयुग पूरी तरह से शुरू हुआ, तब महासागर भी जमने लगे। पृथ्वी की सतह पर जीवन लगभग खत्म हो गया था। केवल समुद्र की गहराइयों में कुछ सूक्ष्म जीव जीवित बचे थे, जहां पानी अब भी ठंडा था, लेकिन पूरी तरह से जमा नहीं था। कुछ छोटे छोटे जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया बर्फ के नीचे गहरे पानी में बच गए और जीवन के नई दिशा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जमीन पर मौजूद जीव और पौधों का अस्तित्व खत्म होने लगा था। उस समय पृथ्वी पर इतने बड़े और जटिल जीव नहीं थे, लेकिन जो सूक्ष्म जीव बचे थे, उन्होंने भी इस भीषण ठंडक में जीवन के लिए संघर्ष किया। करीब 30 करोड़ सालों तक यह हिमयुग चला, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी में कुछ बदलाव आने लगे। ज्वालामुखियों से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वातावरण में फैलने लगी। यह ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ाने लगी, जिससे वातावरण गर्म होने लगा और पृथ्वी ने फिर से अपनी गर्मी पाई। जब बर्फ पिघली तो वातावरण में नई ऊर्जा का संचार हुआ। महासागर फिर से पिघलने लगे और पृथ्वी एक बार फिर से जीवन के लिए तैयार होने लगी। अपने पहले हिमयुग के बाद करीब 1 अरब साल तक पृथ्वी का जलवायु स्थिर रहा। इस दौरान छोटे छोटे महाद्वीप बने और पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे जटिल होता गया। महासागर जीवन से भर गए थे और छोटे छोटे जीव जैसे कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर फैलने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी के महाद्वीप आपस में टकराने लगे और यही टकराव अगले हिमयुग का कारण बना। करीब 850 मिलियन साल पहले पृथ्वी की जलवायु में एक बड़ा बदलाव हुआ। महाद्वीपों के आपसी टकराव के कारण महासागर के रास्ते बदलने लगे और महासागरों में जमा हो रही धूल और मिट्टी ने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसने ग्रीन हाउस प्रभाव को भी कम कर दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। धीरे धीरे यह ठंड इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी पर बर्फ की मोटी परत जमने लगी। इस हिमयुग की शुरुआत बेहद धीमी गति से हुई, लेकिन जब यह पूरी तरह से शुरू हुआ तो यह एक स्नोबॉल अर्थ की स्थिति बन गई, जिसमें पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ की चादर इतनी ताकतवर थी कि वे सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करने लगी, जिससे ठंड और भी बढ़ती गई। इस हिमयुग के दौरान विशाल ग्लेशियर्स समुद्र के ऊपर फैले हुए थे। बर्फीले तूफानों ने पृथ्वी को पूरी तरह से ठंडे और निर्जीव माहौल में बदल दिया था। उस समय की पृथ्वी को देखना मानो एक ठंडे और मृत ग्रह को देखने जैसा था। जब इस हिमयुग ने पृथ्वी को अपनी चपेट में लिया तो महासागरों में रहने वाले अधिकांश जीव समाप्त हो गए। पानी की सतह पर जमी बर्फ ने जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को रोक दिया था।
सिर्फ गहरे समुद्र में जहाँ बर्फ नहीं पहुँच पाई थी वही कुछ सूक्ष्म जीव बच पाए थे। ये सूक्ष्म जीव समुद्र की गहराइयों में छुपकर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। करीब 6 करोड़ सालों तक इस हिमयुग की ठंड ने पृथ्वी को जकड़े रखा, लेकिन फिर ज्वालामुखीय गतिविधियां बढ़ने लगी और उन ज्वालामुखियों से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वातावरण में फैलने लगी। यह कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आने लगी और तापमान बढ़ने लगा। जैसे जैसे वातावरण गर्म हुआ, बर्फ पिघलने लगी और पृथ्वी फिर एक बार जीवन के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस हिमयुग की एक अनोखी बात यह थी कि इस दौरान कुछ खास जीवाणु और सूक्ष्म जीव जीवन के लिए नए रूप विकसित करने में सफल रहे। इन्हीं जीवों ने आगे चलकर जीवन के लिए नए रूपों को जन्म दिया। करीब 63 करोड़ साल पहले यह हिमयुग खत्म हुआ। बर्फ पिघलने के बाद पृथ्वी का मौसम फिर से संतुलित हुआ, लेकिन इस हिमयुग ने पृथ्वी की जलवायु, परिस्थितियां और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय पृथ्वी पर जीवन का नया दौर शुरू हो चुका था। महासागरों में सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े समुद्री जीवों तक की भरमार हो गई थी। पृथ्वी का वातावरण भी बहुत हद तक स्थिर हो गया था। लेकिन समय के साथ महाद्वीपों की स्थिति फिर से बदलने लगी। जब महाद्वीपों के पहाड़ी क्षेत्र उभरने लगे, तब पर्वतों के निर्माण और समुद्र की सतह में बदलाव ने एक बार फिर से पृथ्वी के तापमान में गिरावट ला दी। यह समय करीब 460 मिलियन साल पहले का था, जब पृथ्वी एक बार फिर से ठंड की चपेट में आ गई थी और यही से नए हिमयुग की शुरुआत हुई। इस बार हिमयुग का केंद्र बने थे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विशाल पर्वत और वर्तमान सहारा रेगिस्तान का इलाका। इसलिए इसे इंडियन सहारन हिमयुग कहा जाता है। यह हिमयुग पृथ्वी के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से प्रभावित था, जहां बर्फ की विशाल चादरों ने पूरी पृथ्वी को ठंडक में जकड़ लिया था। इस हिमयुग के दौरान पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा और नतीजा यह हुआ कि विशाल समुद्री जीवों के लिए यह समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इस हिमयुग के दौरान ज्वालामुखीय गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली। ज्वालामुखियों से निकलने वाली राख और गैसों ने वातावरण को प्रभावित किया, जिससे पृथ्वी का तापमान और ठंडा हुआ। परंतु ये वही ज्वालामुखी विस्फोट थे जिन्होंने हिमयुग के अंत में पृथ्वी को फिर से गर्म करने में मदद की। करीब 3 करोड़ साल तक चले इस छोटे से हिमयुग का अंत होना शुरू हो गया। इंडियन सहारन हिमयुग उतना लंबा या विनाशकारी नहीं था, फिर भी इसका पृथ्वी और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पृथ्वी के जलवायु चक्रों को स्पष्ट किया और हमें यह समझने में मदद की कि पृथ्वी के वातावरण और भूगर्भीय गतिविधियों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। यह भविष्य के हिमयुगों के लिए एक संकेत था कि पृथ्वी बार बार ठंडी और गर्मी के चक्र में जाती रहेगी, और वो सही भी हुआ। पृथ्वी पर आगे 2 हिमयुग आए जिसमें बहुत कुछ घटा, क्योंकि अब तक जो भी हिमयुग आए उन्होंने पृथ्वी पर बस सूक्ष्म जीवों पर असर डाला था। लेकिन आगे आने वाले हिमयुगों में बड़े विशालकाय जीव, पेड़ पौधे, कीड़े, इन सब को ठंडे बर्फीले जीवन का सामना करना पड़ा। तो कैसे इन सब ने अपने जीवन को हिमयुग के दौरान संभाला, इनमें से कितने बचे और कितने नष्ट हो गए, जानेंगे अगले भाग में। फिलहाल आज के भाग में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की हिमयुगों की यात्रा पसंद आई हो तो अपने विचार हमें जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा है, और इस अद्भुत सफर को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।